देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। हुक्स का नियम ये कहता है, ए बाबू सुनना है, कि मान लीजिए सर ये कोई एक इलास्टिसिटी बॉडी है और इलास्टिसिटी बॉडी में सर ले लिया हमने स्प्रिंग, ठीक, ये ऐसा था ओरिजिनल। बाद में क्या करा कि इसके ऊपर मैंने एक लोड लगाया, एक फोर्स लगाया, या कहो मैंने इसे पुल किया, और सब जब इसमें मैंने फोर्स लगाया तो मैंने ये देखा ना, सुनो नहीं तो ऐसे बच गए ना, ऐसे तुम लोग देख भी नहीं करेंगे, इधर देखेंगे। सुनो, ये स्प्रिंग ऐसा था और बल लगाए चेंज हो गया ऐसे। मैंने कहा कि थोड़ा इस स्प्रिंग पे और बल लगाया जाए, और जब इसमें मैंने थोड़ा और बल लगाया, यानी पहले की अपेक्षा जब 1 न्यूटन था तो इतना चेंज हुआ, और जब मैंने 1 न्यूटन से कितना न्यूटन कर दिया, 2 न्यूटन। समझ रहा? यानी सर यहाँ से मुझे ये थोड़ा समझ में आया कि जैसे जैसे आप बल को बदल रहे हो, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो, उसी प्रकार इसमें चेंज आता जा रहा है। यानी मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, इस स्प्रिंग में चेंज आता जा रहा है। मैंने कहा कि पहले की अपेक्षा थोड़ा और फोर्स को बढ़ाया जाए। देखा करेगा देखो 1 न्यूटन में इतना चेंज, 2 न्यूटन में इतना चेंज, अब 2 न्यूटन से इसे मैंने कितना न्यूटन कर दिया, 3 न्यूटन। सुना सर, हुक्स का नियम क्या कहता है? हुक्स का नियम कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे आपके फोर्स को बढ़ाने से अगर उस बॉडी में चेंज आता जा रहा हो, दोबारा सुनोगे, हुक्स का नियम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स बढ़ाने से अगर उस बॉडी में चेंज आता जा रहा हो तो उस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? यानी फोर्स बढ़ाते जा रहे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे उसमें चेंज आता जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? मैंने कहा कि सर पहले की अपेक्षा थोड़ा और फोर्स बढ़ा दिया जाए, पहले की अपेक्षा थोड़ा और फोर्स बढ़ा दिया जाए, और 3 न्यूटन से कितने न्यूटन कर दिए? सुनो तो यहाँ पे कुछ चुप खाली हम पहले तुम लोग को बोले, तुम लोग ऐसा इंसान बनो सिर्फ प्यार हमसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 45 मिनट्स। उसके बाद तू कौन मैं कौन गया है ना, इधर समझो, इधर देखो, इधर सुनो। हाँ, तो ये कह रहे थे कि सर हुक्स का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स बढ़ाने से अगर उसमें चेंज आता जा रहा हो तो उस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक स्टेटमेंट में मिस मत करो इसका, मेरा सुनोगे। सर हुक्स लॉ के अनुसार किसी भी बॉडी पे फोर्स के बढ़ाने से अगर उसमें चेंज आता जा रहा हो तो उस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? कौन सा रहा? बढ़िया चीज है, लोग मिस्टेक करता है। सर हुक्स का नियम क्या कहता है? तो हुक्स का नियम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स को बढ़ाने से अगर उसमें चेंज आता जा रहा हो तो उस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? हुक्स लॉ। बाहर पानी था सर? पानी होता है। पानी आओ, आज तुम लोग के नाम है ये बोतल बलिदान, तो बजट तुम लोग से ले लेंगे 20 रुपया। चलो अब इधर ध्यान देना, अब हमरे तरह देखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब ये नहीं करना, एक का बलूल नहीं ज्यादा लगे, ये मत कहना मेरे मास्टर का काबू नहीं है। तू लोग भरोसे जिंदा तो काबू कुछ लगे। चल एक बार बोल सीधा हेडिंग है, वॉल्यूम बढ़ाया जाए। हुक्स लॉ के नियम के अनुसार किसी भी बॉडी पे फोर्स बढ़ाने से अगर उसमें चेंज आता जा रहा हो तो उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। क्या इसमें फोर्स बढ़ाने से क्या इसमें चेंज आता गया है? यस सर। इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? हुक्स लॉ। हुक्स के नियम के अनुसार क्या बढ़ाने से? फोर्स बढ़ाने से। इसमें क्या आता जा रहा है? चेंज। मान लिए, अब इधर देखो, मान लिए कि इसमें हम फोर्स लगाएं, कुछ लगाएं, फोर्स।
काम बन गया। चलो मान लीजिए सर इसमें मैंने फोर्स लगाया, क्या इस बॉडी में चेंज आया? यस सर। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे अगर उसमें चेंज आता जा रहा है, मैंने कहा सर पहले का पेचा और थोड़ा मैंने फोर्स बढ़ा दिया, पहले का पेचा और मैंने फोर्स बढ़ाया, क्या पहले का पेचा और भी चेंज होते जा रहा है? यस सर। अगर मैं ये कहूँ कि पहले का पेचा थोड़ा और फोर्स बढ़ाया जाए, क्या और भी चेंज आता जा रहा है? यस सर। वो तो ठीक है, उस नियम का क्या कहते हैं? बोतला चल जाएगा, मतलब तोड़वाएगा यार। चलो सुनाई नहीं दिया? थोड़ी पे भी ना बजाएगा करा सर ये। थोड़ी जरा नीचे देख लड़का मास्टर। सर आपने वजन में जैसे बोलता है ऐसे बोलिए, क्वालिटी से बोलिए। सुनो एक बारी लेकिन बोलो। यस सर। लेकिन गाना वाला चीज बड़ी खराब है सर, इसके चक्कर में जोशिया तो जाते हैं कि सर दूसरा बेच हम कहीं नए बजट बढ़ाएंगे, ऐसी नहीं होता है। हुक्स ले देखो, ऐसे रे फर्ज बढ़ाया है, चेंज आ गया, हुक्स लो है। इधर देखो, हुक्स के नियम के अनुसार किसी भी बॉडी पे क्या लगाने से फोर्स बढ़ाने से क्या होना चाहिए? इसमें बढ़ाएंगे एलर्जी समझ गया। चलिए अरे अभी सुनो, अभी होपे काम किया, अभी सुनिए। हाँ अब यहाँ से सवाल आएगा, सुनिए सर। हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब सुनो, अब सवाल जवाब आएंगे। सुनो सर, मैंने आपको पढ़ाया है कि स्ट्रेस का मतलब फोर्स होता है और स्ट्रेन का मतलब चेंज आता है। अब मेरी बातें को सुनो, मैंने कई बार बताया है कि सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फोर्स बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा। तो मैंने कहा था कि यह स्टेटमेंट गलत है। सर मास के बढ़ाने से फोर्स बढ़ते हैं, फोर्स के बढ़ाने से कभी मास नहीं बढ़ते। अब सवाल ये है कि अगर स्ट्रेस का मतलब फोर्स होता है और स्ट्रेन का मतलब चेंज होता है, बात को सुनिए, मैंने हर एक पता है, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, बट अपना कंफ्यूजन सर दूर करके रखो। सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन क्यों होगा? स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस कहीं नहीं हो सकता है। सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन क्यों हुआ? आखिर हुक्स ने ऐसा क्यों नहीं बताया कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेस? वो इसलिए कि सर फोर्स लगाने से चेंज होता है। फोर्स लगाने से क्या होता है? चेंज होने से कभी फोर्स नहीं। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए सर ये है, मैंने कहा देखो ये चेंज हो गया, बिना फोर्स का कैसे चेंज कर? मेरी बात को समझना सर, फोर्स होने से उसमें चेंज आता है, ना कि चेंज आने से फोर्स लगता है। इसलिए ये बातें जरूर याद रखना कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सर फोर्स लगाने से उसमें चेंज आता है, ना कि चेंज आने से उसमें फोर्स लगता है। मेरा अच्छा यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के तौर पे क्या आया? ई स्ट्रेन। लेकिन ध्यान रहे सर, जब ई निकालोगे, ई नहीं बोलो, कांस्टेंट बोलो, और जब कांस्टेंट को निकाला जाएगा तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। सुनिए, पहला नियम तो सर आपका यही सा सवाल आ जाएगा कि इसमें से हुक्स लो कौन है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और सर दूसरा सवाल जो आएगा वो ये पूछेगा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसका रेशियो है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसका रेशियो है? इफ या इलास्टिसिटी बॉडी देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी कांस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ना तो इंक्रीजेज होता है ना ही तो डिक्रीजेज होता है, बल्कि ये मेरा क्या होता है? बात समझ में आया?
हुक्स अनुसार सर ये सवाल पूछा गया है कि हुक्स के नियम के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। समझने वाली बात ये है कि सर ये उल्टा क्यों नहीं लिखा जा सकता है, तो वजह ये था कि सर फोर्स लगाने से उसमें चेंज आ रहे थे, ना कि चेंज होने से फोर्स लग रहा था। दूसरी बात है, प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आया और कांस्टेंट बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर लिखेंगे व्हेयर इज कोएफिशिएंट ऑफ उस कभी कभी सोचते कि बाजी गलती से मेरे बियाह हो गया तो इसमें गाना बजेगा पर बेटा नहीं लिस्ट में नाम अभी नहीं जुड़ा है। पनौती यस सर। बस में एकदम नहीं करो, खास करके लड़का लोग बस में यस सर एकदम नहीं, जब तक हुनर नहीं तब तक भी नहीं। चल बाद में अभी पढ़ो लिखो अकॉर्डिंग टू देखो इस सब के बारे में कोई बाकी आप लोग लिखते हैं। फर्स्ट गाड़ी बनाइए। फर्स्ट ये अभी जो लिखा है ना आप लोग पढ़े है ना, लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। लिखिए इट इज गामा बराबर फॉर्मूला बनेगा लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेन। मेरे बच्चे सुनो, पहले तो एक बात मेरे ये सुनो सर, ये कल मैंने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था और मैंने तब बताया था कि स्ट्रेस कोई भी हो, चाहे वो लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, हर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया भाई। और ये हम कल पढ़ाए थे कि लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला था। आज कीजिए सर, मान लीजिए इस बॉडी का ओरिजिनल लेंथ कितना था L और चेंज हो गया सर कितना हो गया था डेल्टा। तो सर ध्यान देना बाबू कि गामा बराबर सर आपने कहा कि स्ट्रेस कोई भी हो, हर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और कल पढ़ाया था लॉगनिट्यूडनल स्ट्रेन जिसका फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मेरे बच्चा गामा रहेगा और L मल्टीपल होके कहां चला जाएगा ऊपर, तो FL बाई ये डेल्टा L यहाँ, तो ये डेल्टा L। और ध्यान इस बात का रहे सर, इलास्टिसिटी कोई भी हो, हर इलास्टिसिटी का यूनिट सेम होगा। ये वो लिख दे रहे, बाकी 2 और 3 आप लोग वहां से लिख लीजिएगा, है ना, देख लेना। हाँ सुनो बाबू, क्यों बात सुनिए, कभी लेंथ कट जाएगा तो सर कभी आपका वॉल्यूम कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर बार मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया बचेगा, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन से छोटा क्या होता है और मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर। और फोर्स का MLT के पावर -2, एरिया का एरिया L स्क्वायर, एरिया बराबर लेंथ गुने ब्रेथ। लेंथ का क्या होता है L और ब्रेथ का भी L में L को मिलकर क्या होगा स्क्वायर। अब एगो कटेगा तो नीचे क्या बचेगा प्लस में, और प्लस वाला ऊपर ले जाइएगा तो सबका सेम से चेंज होके बाबू। तो स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन सर इसमें क्या लगाया था माइनस, क्योंकि परसों भी पढ़ाए थे कि पहला ऐसा वॉल्यूम जिसे पुश किया जाता है ऑलवेज डिक्रीज करता है, और डिक्रीज की वजह से लगाई थी मैंने। तो बीटा बराबर माइनस भी ऊपर, तो एफ भी ये डेल्टा भी। अब देख रहे बाबू, यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, फिर से बच गया फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट सेम होगा। SI सीजियस और डायमेंशनल। हाँ ए बाबू, मीटर क्यूब कटेगा तो फोर्स अपॉन एरिया बचेगा। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन से छोटा डाइन और मीटर से छोटा सेंटीमीटर। और डायमेंशनल सेम डायरेक्ट लिख देते हैं, ML के पावर -1 T के पावर -2 फोर्स पर यूनिट एरिया। और शियर स्ट्रेन कल पढ़ाया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ईटा एल ऊपर कौन रहा मेरा बालवा खराब ये डेल्टा है। सर ये कैसे काटोगे मेरे गुरु, है ना? आपने कहा था कि सभी का यूनिट डायमेंशन, ये तो कैसे होगा? नहीं तो होगा, देखो ना बाबू सुनो सर, लेंथ को मेजर मीटर और एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर मीटर, तो मीटर मीटर कटेगा तो फोर्स अपॉन एरिया बचेगा, तो सेम यूनिट होगा एस आई यूनिट ऑफ ईटा, सीजियस यूनिट ऑफ ईटा। ये सभी का रेशियो मुझे याद करके चलेगा। कंप्लीट।